हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर हम हमारी बदलती पृथ्वी इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है। कथन है आपका, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। देखिए, जो स्थल मंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेटें हैं ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष इनमें केवल कुछ मिलीमीटर जो है यहाँ पर गति होती है, इस वजह से हमें ये महसूस नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपका कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है, इनके घूमने का कारण ये है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है ये एक वृत्तीय रूप में घूमता है, इस वजह से ये प्लेटें भी घूमती हैं। तो यहाँ पर आपका कारण भी सही है, यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी में गतियां उत्पन्न करने वाले बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। सेकंड, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अगला है, अंतर्जनित बल कभी सामयिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। देखिए, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में और बाहरी भाग में दोनों तरफ बल लगते हैं, तो अंदर जो बल लगते हैं उनको अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और जो बाहरी सतह पर बल लगते हैं उनको हम बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो अंतर्जनित बल हैं ये सामयिक नहीं है। सामयिक का मतलब क्या है कि एक पीरियड में होने वाला, कि भाई मान लो नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में या साल में एक बार ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आकस्मिक उत्पन्न होते हैं, यानी आकस्मिक इनमें गति उत्पन्न होती है। ध्यान देना, ये सामयिक नहीं है बल्कि आकस्मिक इनमें जो गति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल तीसरा वाला असत्य है। तो आंसर है आपका सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के अंतर्गत शामिल नहीं है। भूकंप, समुद्री तरंग, ज्वालामुखी, हिमनद, भूस्खलन। देखिए, आपने देखा है पृथ्वी की दो गतियां हैं जिसमें एक अंतर्जनित गति है अंतर्जनित बलों के कारण और एक बहिर्जनित है। तो अंतर्जनित वाली जो है आपकी, यानी कि जो एंडोजेनिक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं एंडो लिख दे रहा हूं। तो एंडो के दो टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? एक तो आपके हैं आकस्मिक वाले, यानी जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी कि ये सामयिक नहीं है बल्कि आकस्मिक है। तो एक तो टाइप इसका क्या है, आकस्मिक है। और दूसरा इसका टाइप एक है पटल विरूपण, जिससे कि पर्वत निर्माणकारी बल भी बोलते हैं इसको। यानी दूसरा वाला जो बल है वो पटल विरूपण बल है इसका, पटल विरूपण। तो इसको पर्वत निर्माणकारी बल भी बोलते हैं। अब आगामी कक्षाओं में हम इसको पढ़ेंगे। तो आकस्मिक बलों में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका भूकंप इसमें आ जाता है, अंतर्जनित बलों में ज्वालामुखी आ जाते हैं और भूस्खलन आ जाता है। जबकि बहिर्जनित बल आप देखेंगे तो बहिर्जनित बल में आपका अपर्दन और निक्षेपण के कारक हैं वो शामिल हैं। इसमें समुद्री तरंगें आ जाती हैं और हिमनद आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपके समुद्री तरंग और हिमनद इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आंसर है आपका थर्ड का बी, 2 और 4। चौथा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। सेकंड है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अगला है, भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारी स्थलीय प्लेटें लगातार सरकती रहती हैं। तो स्थलीय प्लेटों में गति की वजह से क्या होता है, गति होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है और इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है, ना कि अधिकेंद्र। यानी ये जो स्थान जहां पर भूकंप भूपर्पटी के नीचे स्टार्ट होता है तो उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं।
उद्गम केंद्र कहलाता है, ना कि अधिकेंद्र। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर असत्य हो जाएगा। अब अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र जो है, अधिकेंद्र जो कंपन से बाहर की ओर जब तरंगें निकलती हैं तो उद्गम केंद्र के जो भू सतह पर उसका स्थान है, यानी मान लीजिए ये यहां पर उद्गम केंद्र है, तो इसके भू सतह पर यानी इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ ये स्थान जो है, यहाँ कहीं भी इस साइड में, तो ये आपका क्या बोला जाता है? ये अधिकेंद्र बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल समीप है, उद्गम केंद्र के समीप है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। भूपर्वती पर ज्वालामुखी क्षेत्र को जहां से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1 और 3 कथन सत्य है, तो चौथे का आंसर होगा आपका सी वाला, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है अब आपका, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव है। सेकंड है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है। देखिए, भूकंप की आज दिन तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है, आज दिन तक कोई ऐसी डिवाइस तैयार नहीं हुई है। हालांकि जो वैज्ञानिक है वो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर डिवाइस डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में भूकंप का पता लगाया जा सके। अब तक कोई इसकी डिवाइस नहीं बनी है। हालांकि बाद में जब भूकंप आने के बाद इसका जो केंद्र है, अधिकेंद्र कहाँ है, उद्गम केंद्र कहाँ है, ये बाद में पता हम कर सकते हैं, लेकिन पहले इसकी कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो पहला वाला कथन आपका असत्य है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है, गलत। देखिए, अधिकेंद्र मान लीजिए यहाँ पर आपका ये उद्गम केंद्र है, यहाँ पर आपका अधिगम केंद्र है। तो अधिगम केंद्र से जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, तो इसकी तीव्रता बढ़ती नहीं है, बल्कि इसकी तीव्रता क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। तो पांचवें का आंसर होगा आपका कौन सा? डी वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार नहीं है? यानी यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भूकंपी जो तरंग है इनका एक प्रकार नहीं है। आर तरंगे अथवा वृत्तीय तरंगे, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। देखिए, यहां पर आपके चैप्टर में 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे बताई गई हैं, जिनमें आपकी पी तरंगे शामिल हैं, एस तरंगे शामिल हैं, एल तरंगे शामिल हैं। आर तरंगों के नाम के कोई यहाँ पे तरंग नहीं है। तो यहाँ पर जो आर तरंग या फिर वृत्तीय तरंग कोई भी भूकंपी तरंगों में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका छठवें का आंसर होगा ए। अब देखिए, इनके बारे में हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लास 11th में इन सभी तरंगों के बारे में, किस दिशा में चलती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब 11th और 12th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छठवें का सही आंसर है आपका ए वाला। 7वां प्रश्न है अब आपका, भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला है, भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी कहते हैं। सेकंड, भूकंप की तीव्रता बैरोमीटर स्केल पर मापी जाती है। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 7वें का पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और भूकंप की जो तीव्रता है इसको बैरोमीटर स्केल पर नहीं, बल्कि रिक्टर पैमाने पर या रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला असत्य है। 7वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 8वां प्रश्न है अब आपका, भूकंप की तीव्रता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। देखिए, जो रिक्टर स्केल पर 2.0 तीव्रता से कम वाला भूकंप होता है तो उसका प्रभाव हमें महसूस भी नहीं होता है और उससे कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। वहीं जो रिक्टर स्केल 5 वाला भूकंप जो होता है तो ये मीडियम क्लास का भूकंप होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आसपास अलमारी वगैरह में जो हमारी वस्तुएं रखी हैं इनके गिरने का खतरा बना रहता है, तो इससे हमें क्षति पहुंच सकती है। तो आपका सेकंड वाला जो कथन लिखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं होता है। वहीं रिक्टर स्केल पर 6.0 रिक्टर स्केल का जो भूकंप होता है ये शक्तिशाली माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो भयंकर या भयानक बोला जाता है वो बोला जाता है 7 रिक्टर स्केल 7 से ज़्यादा वाला भूकंप, और ये सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। इससे पूरे पूरे नगर तबाह हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो नदियां हैं वो अपने रास्ते मोड़ देती हैं इस भूकंप की वजह से, तो ये सब इससे होता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है। तो 8वें का आंसर है आपका ए। 9वां प्रश्न है अब आपका,
पृथ्वी की सतह पर चलने वाली अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तीसरा है अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। देखिए अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रिया है आपको रटी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप इसको रटेंगे नहीं, यानी आपको इसको समझेंगे नहीं, इसको अच्छे से रट कर नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कौन सा अपक्षय है कौन सा अपर्दन है। तो पृथ्वी की सतह पर जो सेल टूट जाते हैं या मान लीजिए टकराने से टूट जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, अपक्षय की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं अपर्दन जो है कुछ अन्य वस्तुओं के द्वारा होता है, अन्य कारकों के द्वारा होता है, जिसमें जल है एक कारक, पवन है एक कारक और इसमें बर्फ भी एक, हिम भी एक कारक है। तो ये इनके द्वारा जो आपके पदार्थ हैं, जो टूटे फूटे पदार्थ हैं, उनका जो है अपर्दन जब होने लगता है तो ये अपर्दन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अपक्षय और अपर्दन से क्या होता है, निक्षेपण होता है, क्योंकि जो चीज़ें अपर्दित हो जाती हैं यानी कि गलने लगती हैं, उनसे टूट फूट जाती हैं और टूट फूटने के बाद अपर्दित होने लगती हैं। तो अपर्दित चीज़ें जो है हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाई जाती हैं, तो ऐसे करके वो निक्षेपित हो जाती हैं। तो निक्षेपण होने से क्या होता है, धरातल पर आपको नई स्थलाकृतियों का निर्माण होते हुए आप इससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है अब आपका, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है? एस्चुअरी, विसर्प, जलप्रपात, वितरिका। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, एस्चुअरी जो होता है वो आपके समुद्र के किनारे होता है। समुद्र के किनारे कोई नदी आ रही है और ऊंचे ढाल से एकदम समुद्र में गिर जा रही है तो उसे एस्चुअरी बोलते हैं। विसर्प जो होता है ये मैदानों में बनते हैं। जलप्रपात यहाँ पर आपको बताया गई, जो विशेषता बताई गई है कि कोई मान लीजिए खड़ा ढाल है, इस तरह का खड़ा ढाल है और यहाँ से खड़े ढाल से एकदम नदी आ रही है, एकदम यहाँ से आके गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है जलप्रपात बनेगा। तो यहाँ पर आपका 10वें का सही आंसर है जलप्रपात यानी वाटरफॉल। 11वां प्रश्न है अब आपका, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प, नदी द्रोणी, चाप झील, वितरका। देखिए जब नदी जो है मैदान में आती है और मैदान में आने पर क्या होता है, इसकी गति कम हो जाती है, तो नदी कुछ इस तरह से लहरदार रूप में ऐसे घूमने लगती है, ऐसे करके सर्प के रूप में ऐसे करके घूमती जाती है, तो इसको हम विसर्प कहते हैं। तो यहां पर आपका 11वें का आंसर है ए वाला, ये विसर्प कहलाती है। 12वां प्रश्न है अब आपका, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में या उपरोक्त तीनों भागों में? देखिए अभी हमने विसर्प के बारे में पढ़ा था। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये मोड़दार मार्ग इस तरह से इस पर बहने लगती है, और इन्हीं जो मोड़ों को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि विसर्प जो है ये किनारों पर लगातार अपर्दन करते हैं, यानी अपने अपने किनारों पर आप ये देख पा रहे हैं लगातार क्या कर रहे हैं, ये अपर्दन करते हैं और अपर्दन करने के बाद निक्षेपण शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विसर्प के लूप हैं, विसर्प लूप हैं, ये इनके किनारे निकट आने लगते हैं। मान लीजिए ये जो इस किनारा है ये निकट आ गया इस तरह से, ये यहाँ पर इससे डायरेक्ट जुड़ गया किनारा, तो ये हिस्सा कट के अलग हो जाएगा और कट के अलग होने की वजह से ये वाले हिस्सा क्या बन जाएगा? एक चाप झील के रूप में बन जाएगा, जैसे ये चाप झील बनी हुई है। तो ये इस वजह से चाप झीलों का निर्माण होता है। तो चाप झीलें अक्सर ये मैदानी भागों में बनती हैं। तो यहाँ 12वें का आंसर है आपका सी वाला। चाप झील को गोखुर झील भी कहते हैं, तो ये आप याद रखना, चाप झील या गोखुर झील। तो यहाँ पर 12वें का आंसर है आपका सी वाला। 13वां प्रश्न है अब आपका, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? तटीय मेहराबों का, बालू के टिब्बों का, तटबंधों का, उपजाऊ मैदान का। देखिए बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो महीन मिट्टी है या अन्य पदार्थ हैं ये निक्षेपित होते हैं, और ऐसी मिट्टी और पदार्थों को जो अवसाद कहा जाता है, यानी ये जो मिट्टी है पदार्थ है इनको हम अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का विकास होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे यहाँ पर क्या बनेगा? उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान बनेगा। 13वें का आंसर है आपका डी वाला। देखिए तटबंध जो है नदी का जो उठा हुआ हिस्सा होता है, मान लीजिए नदी जो है इस तरह से ये बह रही है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे नदी बह रही है ये, तो ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये वाला, इनको तटबंध बोला जाता है। तटीय मेहराब ये आपकी समुद्री स्थलाकृतियों से संबंधित हैं। बालू के टिब्बे आपके जो है रेतीली स्थलाकृतियों से संबंधित हैं, इनके बारे में आगे देखेंगे अभी। 14वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, नदी का उद्गम स्थल से समुद्र में विलीन होने तक प्रवाह एक जैसा रहता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। थर्ड है आपका, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए ध्यान देना, नदी का जो उद्गम स्थल है, मान लीजिए नदी का उद्गम स्थल कोई पहाड़ी है और पहाड़ी से नदी निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ी के ढलान पर सबसे ज़्यादा इसकी जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे नदी जो आगे बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव जो है क्या है, मंद पड़ता जाएगा, नहीं धीमा पड़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नदी का उद्गम स्थल से लेकर समुद्र में विलीन होने तक प्रवाह जो है एक जैसा रहता है, एक जैसा नहीं रहता है बल्कि घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जब समुद्र के किनारे पर ये पहुंचने वाली होती है तो प्रवाह इतना मंद हो जाता है कि ये कई सारी वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है, कई सारी इसकी धाराओं में ये विभाजित हो जाती है और इनको वितरिका कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज पे ये देख पा रहे हैं, यानी एक नदी अपने स्लो फ्लो की वजह से कई सारी धाराओं में विभक्त हो गई है, तो इनको वितरिका कहते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर क्या करती है, अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी ये मुहाने बन गए हैं, ये तमाम जो मुहाने ये टैब बन गए हैं। तो इन मुहानों पर क्या है, अवसादों का संग्रह होता है, तो ऐसे करके पूरा क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है, केवल 2 और 3। 14वें का आंसर है आपका बी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात। देखिए यहाँ पर एंजल जलप्रपात जो है आपका, ये आपके वेनेजुएला में स्थित है। मैं लिख दे रहा हूं, ये वेनेजुएला में है और ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी, जिस नदी पर ये स्थित है तो इसका नाम है कैरोनी नदी। कहीं कोरोनी नदी भी लिखा है, इस कैरोनी नदी पर ये स्थित है, कैरोनी नदी है जहां पर ये स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15वें का ए वाला। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? अर्जेंटीना और ब्राजील, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। देखिए जो आपका नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, ये अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर है इस पर स्थित है और नदी का नाम जो है वो है सेंट लॉरेंस रिवर। जिस नदी पर ये स्थित है उसका नाम है सेंट लॉरेंस, उस पर ये स्थित है। तो यहां पर आपका 16वें का आंसर है आपका सी वाला। 17वां आपका प्रश्न है अब आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, जेम्बेजी नदी। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है और ये अफ्रीका का एकमात्र जलप्रपात है, यानी अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है। तो यहां पर 17वें का आंसर है आपका डी। 18वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्र भृगु। देखिए जो आपकी समुद्री तरंगें हैं ये लगातार आपके सैलों से टकराती हैं, जिससे वहां पर क्या होती है, दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ साथ ये दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है। तो ऐसे करके समुद्री गुफा का निर्माण होता है। बाद में क्या होता है कि समय के साथ साथ ये गुफाएं जो हैं ये बड़ी होती जाती हैं और इनमें केवल छत ही बचती है, यानी ये गुफाएं बढ़ती चली जाती हैं और इनमें केवल क्या बचता है, ये छत बचती है। तो इसको तटीय मेहराब कहते हैं। और समय बीतता है, लगातार अपर्दन होता है, तो लगातार अपर्दन की वजह से क्या होता है, ये छत भी चली जाती है और ऐसे करके केवल एक एकल शिलाखंड रह जाता है जिसको स्टैक कहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये स्टैक है। ये भृगु क्या होता है, समुद्र भृगु वो होता है कि कोई शिलाखंड जो है ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठा हुआ है, उसको समुद्र भृगु कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी चारों शिलाकृतियां जो हैं ये समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन भी बनाती हैं, यानी समुद्री पुलिन जो है ये इन्हीं समुद्री तरंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। समुद्री तरंगें क्या करती हैं, किनारों पर अवसाद जमा करती हैं और ऐसे करके समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका आंसर है आपका 18वें का डी। 19वां प्रश्न है अब आपका, हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। सेकंड, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से हिमनद द्वारा निर्मित गर्तों में, गड्ढों में जल भरने से वे सुंदर झील बन जाते हैं। थर्ड है आपका, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ निक्षेपित होकर पुलिन का निर्माण करते हैं। देखिए हिमनद, इसका मतलब अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे हिमनद या हिमानी ये वास्तव में
बर्फ की नदियां होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो जो भी गड्ढे होते हैं जो हिमनद के द्वारा बनाए गए होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें पानी भर जाता है। तो पानी भरने से वहां पर आपकी सुंदर झीलें बन जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। हिमनद के द्वारा जो पदार्थ अपने साथ निक्षेपित होकर लाए जाते हैं उनको हिमोड़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हिमोड़ कहते हैं। और पुलिन के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि समुद्री तरंगें जो होती हैं जो किनारों पर, समुद्र के किनारों पर अवसादों को जमा कर देती हैं तो उससे क्या होता है, उससे पुलिन का निर्माण होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, तो केवल बी वाला, यानी केवल तीसरा वाला कथन यहाँ पर आप देख रहे हैं बी वाला 19वें का बी, ये आपका असत्य है। तो यहाँ पर ये 19वें का बी जो है आपका यही सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न है अब आपका, रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे प्रमुख लिखा हुआ है क्योंकि ये सभी कारक वैसे तो हैं लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछा गया। नदी जल, वर्षा जल, पवन, उपरोक्त सभी। देखिए रेगिस्तान में सबसे बड़ा जो निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण का सबसे बड़ा कारक होता है वो पवन होता है, यानी जो पवन चलती है तेजी से वो सबसे बड़ा कारक होती है। तो यहाँ पर 20वें का आंसर है आपका सी वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, पवन के द्वारा रेगिस्तान में बनने वाली संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पवन अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको छत्रक सैल कहते हैं। सेकंड, जब बालूकण महीन एवं हल्के होते हैं, वायु द्वारा ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। देखिए आपने अभी पढ़ लिया है कि रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? पवन है। तो पवन क्या करती है रेगिस्तान में, आप देखेंगे जो छत्रक सेल के बारे में बात की गई है, कुछ इस प्रकार के टीले होते हैं, कुछ बड़े बड़े टीले होते हैं, उनके बीच के पोर्शन को ये कहीं ना कहीं खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। तो आप देखेंगे कि रेगिस्तान में आपको छत्रक सेल टाइप की छतरी नुमा ये आकृतियां देखने को मिल जाएंगी। पवन अपने साथ क्या करती है, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है और एक छोटी पहाड़ी इस तरह से बन जाती है। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां ऐसे तैयार हो जाती हैं। तो इनको छत्रक सेल नहीं कहते हैं बल्कि इनको बालू के टिब्बे कहते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं ये स्थिर नहीं होती हैं। आज कहीं पर पहाड़ देखेंगे रेगिस्तान में, मान लीजिए आज किसी एक जगह पे पहाड़ बन गया, हो सकता है कल रात रात में वो पहाड़ गायब हो जाए, ये भी होता है। तो बालू के टिब्बे स्थिर नहीं होते हैं, बालू के टिब्बे क्या है, चलायमान होते हैं। मान लीजिए आपने अभी कोई बालू का टिब्बा अपने आसपास के क्षेत्र में देख लिया, आप रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो बना ही रहेगा, हो सकता है 1 या 2 दिन में गायब हो जाए। तो ये भी वहां पर देखने को मिलता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जब बालूकण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु द्वारा ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं, क्योंकि महीन बारीक कणों के निक्षेपण से जो भाग तैयार होता है उसको लोएस कहते हैं। तो चीन जो है, यानी आपका जो चाइना है, तो चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा विशाल निक्षेप कहाँ, लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चीन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। अब देखिए आपकी अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न आ गए यहाँ पर, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। पहला है सैल, किनारा या फिर समुद्री गुफा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें शैल निर्माण जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। किनारा, समुद्री गुफा ये दोनों बनते हैं, किनारे से मतलब पुलिन, ठीक है। समुद्री गुफा भी हमने देख ली, तो शैल इसकी विशेषता नहीं है। तो यहां पर आपका 22वें का सही आंसर होगा आपका ए वाला। 23वां प्रश्न है अब आपका, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड़। तो हिमनद के निक्षेपण से क्या बनता है, हिमोड़ बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हिमनद के निक्षेपण से क्या होता है, हिमोड़ तैयार होते हैं। 23वें का आंसर है आपका सी वाला। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। देखिए पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण आपकी ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहां पर आंसर है 24 का ए। 25वां है, छत्रक सैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो छत्रक सैलों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में आप जो पवन चलती है वो बड़ी बड़ी जो बालू के जो पहाड़ियां होती हैं उनको बीच से खोखला कर देती है, और ऐसे करके आप देखेंगे छतरी नुमाइक सेलें तैयार हो जाती हैं, तो उनको छत्रक सेल कहते हैं। तो ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो 25वें का आंसर है आपका ए वाला। 26वां प्रश्न है अब आपका, चाप झील कहां पाई जाती है, हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। चाप झीलों का निर्माण आपकी विसर्ग से होता है, नदी विसर्ग से होता है, और ये नदी विसर्ग कहां बनता है आपका
मैदानों में बनता है, नदी घाटी में नदी विसर्प बनते हैं। तो 26वें का आंसर है आपका बी वाला। अब देखिए 27वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो सबसे पहला आपका जो है यहां पर है हिमनद। हिमनद का मतलब क्या है? ये आपकी बर्फ की नदी है, यानी काका तीसरा। ठीक है। विसर्प क्या है? विसर्प नदियां हैं, नदियां जो है विसर्प का निर्माण करती हैं, ये आपका चौथा है। पुलिन क्या है? पुलिन समुद्री जो तट पर बनने वाली जो आप देखेंगे आकृतियां हैं, समुद्र तट पर अवसाद से बनने वाली जो आकृतियां हैं उन्हें पुलिन कहते हैं। तो यहां पर आपका ये पहला है। बालू टिब्बा, देखिए बालू टिब्बा का निर्माण जो है वो रेगिस्तान में होता है, तो रेगिस्तान यहां पर आपका 8वां वाला है, यानी बालू टिब्बों का निर्माण आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। जलप्रपात कहां बनता है? जलप्रपात आप ये देखेंगे जो आपका जलप्रपात होता है ये खास करके जो कठोर संस्तर शैल होती हैं इनके ऊपर से जब नदी कहीं गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा कौन सा? कठोर संस्तर शैल के लिए ये आपका आ जाएगा 7वां वाला। भूकंप, भूकंप कहां से आते हैं? यानी पृथ्वी का कंपन, ये आपका 5वां आ जाएगा। तो ऐसे करके ये आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को ढंग से नहीं देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ चुका हूँ। कुछ बच्चे तो लगातार कमेंट करते हैं कि सर मैंने पहले भी ये वीडियो देख ली, आप दोबारा क्यों दे रहे हो? तो मैं बार बार आप सबसे रिपीट कर रहा हूँ, अब जो वीडियो आ रही है पहले की जो वीडियो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले की जो वीडियो थी वो जल्दी में तैयार की गई थी, शुरुआती वीडियो थी, क्योंकि चैनल अब तब बना ही बना था, तो उस समय मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ाना है, कहाँ से कंटेंट अरेंज करना है, कितनी गहराई तक जाना है। लेकिन अब जो वीडियो आप देख रहे हैं तो इनमें आप देख पा रहे हैं कि लगभग चैप्टर का कोई भी कोना नहीं बच रहा है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनके प्रश्नों का संग्रह भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि आप यही बैठे मत रहें कि केवल हमने पुरानी वीडियो देख ली है वही उससे काम चल जाएगा। जब आपको अपडेटेड वीडियो दी जा रही है तो आप इसको भी देखिए, इसका भी लाभ उठाइए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।